अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हम आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाएंगे। इसके अंदर मेन जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं वो है C++, जावा और पाइथन। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बेसिक्स ऑफ C++ और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं C++ के अंदर उनके ऊपर आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा और उनके थोड़े यूजेज के बारे में आपको बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक एक चीज जो सीखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको जितनी भी चीजें होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर वो आपको सारी की सारी सिखाऊंगा। और इंशाल्लाह इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप खुद का एक सॉफ्टवेयर डिवेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कुछ और भी लैंग्वेजेस का लिंक आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो हम लोग फर्दर ऑन सीखेंगे। सो एज अ स्टार्ट हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, C++ से ले रहे हैं। सो कोई भी जो आप में से व्यू का स्टूडेंट है जो मुझे इस वक्त सुन रहा है, अगर वो CS की कोई भी बुक पढ़ रहा है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग आ रही है, लाइक CS 201, CS 301, CS 302, 304, CS 411 और उसके बाद CS 401 और CS 101 भी शामिल है इसके अंदर। ठीक है, ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि बेसिकली मोस्टली स्टूडेंट्स को इनमें प्रॉब्लम आ रही होती है। उसकी रीजन यही होती है कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग आ रही होती है। देखिए, हर चीज जो होती है वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट की जाती है, कहीं ना कहीं उसकी बेसिक बनी होती है। सो आप लोग उसको बेसिक से नहीं समझते, इसी वजह से आपको उसके कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे होते। लेकिन अगर आपने बेसिक से चीजें समझी होंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग किसी चीज का पांव पकड़ते हैं, किसी चीज का सर पकड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको चीजें समझ नहीं आ रही होती। बेसिकली प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं है, प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, लेकिन बस थोड़ा सा इंसान को क्रिएटिव होकर चीजों को करना पड़ता है। ठीक है, बस इस चीज से आप थोड़ा सा गुरेज करते हैं, जिसकी वजह से आपको चीजें समझ में नहीं आती। सो मैं ट्राई करूंगा कि इंशाल्लाह आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझा सकूं, लेकिन फिर भी कोई जहन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने C++ से। इसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि आप गूगल क्रोम के ऊपर इजीली जाके कर सकते हैं। डेव C++ के नाम से। ठीक है, डेव C++ के नाम से आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसका इंस्टॉलेशन का मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो कि आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो से देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इसका अलग एक ट्यूटोरियल ले आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको इंस्टॉलेशन सिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम लोग C++ से। जैसे ही आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। मैं अभी इसको ओपन करके दिखा दूं, कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। अब इसके अंदर आपने एक नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके दो तरीके होते हैं, या तो फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू के ऊपर क्लिक करके सोर्स फाइल क्रिएट कर लें, या आप शॉर्ट क्लिक Ctrl+N प्रेस कर लें अपने कीबोर्ड से। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेल हैं, आपकी जो मर्जी है उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे जितनी भी चीजें मेंशन की हैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझानी है। ठीक है, सो आज हम जिस लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं वो है C++। राइट, सो कोई भी लैंग्वेज होती है उसका एक अपना एक तरीकाकार होता है इसको लिखने का। लाइक उसका एक सिंटैक्स होता है। लाइक आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो, उर्दू पढ़ते हो, ठीक है, इसी तरह आप लोग फारसी, बलोची, पश्तो, कोई भी लैंग्वेज देख लो, कोई भी लैंग्वेज उसका अपना एक तरीकाकार होता है लिखने का। ठीक है, उसको समझने के लिए आपको अलग अलग चीजें आना चाहिए। ठीक है, लाइक उर्दू अगर आपको राइट करनी है या उर्दू का आपको समझना है अच्छे तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस किस तरह बनेगा, ये फिक्रा किस तरह बनेगा। ठीक है, आपको चीजों की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जब आप कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को राइट कर रहे होते हैं तो तब आपको सिंटैक्स का पता होना चाहिए कि बेसिकली चीजें राइट किस तरह की जाती हैं, इनका वे ऑफ राइटिंग क्या है या वे ऑफ राइटिंग क्या है, किस तरह इनको राइट करना चाहिए और एक्यूरेट वे के अंदर किस तरह राइट किया जाए। बेसिकली दो चीजें होती हैं, लिख तो हर कोई लेता है, लेकिन एक्यूरेट वे के अंदर, प्रोफेशनल वे के अंदर किस तरह लिखा जाता है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा इसी कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले मैंने ये दो लाइनें यहाँ पे लिखी हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कमेंट। ठीक है, ये दो मैंने बैकस्लैश डाले हैं, इसे हम लोग लफ्ज कमेंट का नाम से यहाँ पे जानते हैं C++ के अंदर। और कमेंट्स बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जो कि कंपाइलर को नहीं दिखती, बस आप लोग अपने अंडरस्टैंड करने के लिए लिखते हो। अगर आपको भी इसी की समझ नहीं आ रही सो कोई इशू नहीं है, आपको फर्दर ऑन इसी वीडियो के अंदर इसकी मैं डिटेल से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सिंटैक्स ऑफ C++ से, कि मतलब C++ को लिखने का तरीका।
सबसे पहले इसके लिए आपने हैश लिखना है, इंक्लूड लगाना है यहाँ पे और लिखना है IOStream। ठीक है, ये एक हेडर फाइल होती है जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं अपने C+ के स्टार्ट में। लाइक कोई भी लैंग्वेज आप लिख रहे हो, जावा, पाइथन, हर की अलग अलग हेडर फाइल्स होती हैं, अलग अलग तरीकेकार होते हैं। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं C++ की, तो इसकी जो सबसे मेन हेडर फाइल है जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है IOStream। ठीक है, अब इसका क्यों सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसका क्या मतलब है, वो मैं सारा आपको इसी वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। ठीक है, सेकंड लाइन पे आप एक चीज लिखोगे, यूजिंग नेमस्पेस std सेमीकोलन। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मतलब std लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसे मैं IO शॉर्टली लिख लेता हूँ, I से मतलब इनपुट और O से मतलब आउटपुट, ताकि आपको ये चीजें भी दिखती रहें और वो भी चीजें साथ में दिखती रहें। ठीक है, थर्ड लाइन पे आप एक चीज इंक्लूड करेंगे, इंट मेन। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे और कर्ली ब्रेस लगा देंगे। सही है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटर वगैरह प्रेस किया है और आपकी ये न्यू लाइन आना शुरू होगी। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपकी न्यू लाइन आ जाएगी। ठीक है, मतलब न्यू लाइन ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इस तरह, ताकि आपको ऊपर वाली चीजें भी दिखती रहे। ठीक है, सो यहां से इन दो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान हमारा सारा मेन काम होगा। इसे हम कहते हैं जी बॉडी ऑफ C++ या बॉडी ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, कि आपके प्रोग्राम की एक्चुअल जो बॉडी है वो बेसिकली यहां से स्टार्ट होती है, दो कर्ली ब्रेस के दरमियान। ये सारे का सारा जो हमने पहले लिखा है ये इसका सिंटैक्स है। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह लिख लेता हूँ, सिंटैक्स ऑफ C++। जैसे मैंने आपको स्टार्ट पे कहा कि ये एक कमेंट सेक्शन है, तो यहाँ पे मैं जो भी मैं लिखूंगा वो सारा कमेंट के अंदर जाएगा, मतलब कंपाइलर को नहीं दिखेगा, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट करते हैं तो उसके अंदर डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हो, अपने मोबाइल के अंदर स्टोर करते हो, तो आपको एक मेमोरी चाहिए होती है, आपको एक जगह चाहिए होती है जिस जगह पे आप उसको स्टोर करते हो। लाइक मेरे पास एक मूवी है, उसका साइज है 1.5 GB, तो मुझे अपने मोबाइल के अंदर उसको स्टोर करना है, तो मेरे मोबाइल के अंदर 1.5 GB जो है वो स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, अगर मुझे अपने कंप्यूटर के अंदर उसको स्टोर करना है तो कंप्यूटर के अंदर 1.5 GB स्पेस फ्री होनी चाहिए जहां पे मैं उसको स्टोर करूं। ठीक है, फिर आप जिस चीज को स्टोर कर रहे हो उसका कोई ना कोई नाम भी होता है। ठीक है, उसकी कोई ना कोई टाइप भी होती है, कि फिर उसका कोई ना कोई फॉर्मेट भी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हमें देखनी पड़ती है जब हम एक चीज को स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को राइट करते हो, तब आपने जो भी चीज राइट करनी होती है वो बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर स्टोर हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे भी दो चीजें होती हैं, एक उसका साइज और दूसरा उसका नेम। ठीक है, सो हम लोग डाटा टाइप और वेरिएबल दोनों की हेल्प से देखेंगे कि साइज क्या होता है और नेम क्या होता है। ठीक है, आपको भी पता है कि जब भी हम नेम किसी चीज का लिखते हैं तो वो हमें हेल्प आउट करता है उसको कहीं भी जगह यूज करने के लिए। ठीक है, लाइक आपने एक फोल्डर का नाम रख दिया है पिक्चर्स। ठीक है, अभी आपका पहले डाटा मिक्सअप था, उसके अंदर मूवीज भी पड़ी थी, कह लें कि ऑडियो सॉन्ग भी पड़े थे, लेकिन और साथ में पिक्चर्स भी पड़ी थी, सारा डाटा मिक्सअप था। फिर आपने क्या किया, चीजों को अलग अलग करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ फोल्डर्स। ठीक है, कि मूवीज का अलग फोल्डर बना दिया, पिक्स का अलग फोल्डर बना दिया। ठीक है, इसी तरह सॉन्ग्स का अलग फोल्डर बना दिया। अब जब हर चीज का फोल्डर बन गया है तो मतलब उसको आपने एक नेम दे दिया है, उस नेम से उसको आप इजीली ढूंढ सकते हो। राइट, इसी तरह हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हर एक चीज का नेम रख देते हैं ताकि हम उसको इजीली ढूंढ सकें, इजीली उसका यूज कर सकें। सो यहां पे हम लोग यूज करते हैं एक वेरिएबल। वेरिएबल किस लिए यूज करते हैं, नेम देने के लिए। उसके साथ हम फॉर्मेट बताने के लिए एक चीज यूज करते हैं, डाटा टाइप। ठीक है, नेम बताने के लिए क्या यूज करते हैं, वेरिएबल, और फॉर्मेट बताने के लिए क्या यूज करते हैं, टाइप। जैसे कि आपको यहां से डाटा टाइप से ही समझ आ रहा होगा कि डाटा मतलब डाटा, डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट। ठीक है, वॉइस नोट। और टाइप क्या होती है, कि डाटा की टाइप कौन सी है, कि डाटा इमेज फॉर्म में है, डाटा वीडियो फॉर्म में है, डाटा वॉइस फॉर्म में है, डाटा किसी नोट फॉर्म में है, डाटा किसी स्पीच फॉर्मेट है, या एनी फॉर्मेट। किसी चीज के अंदर भी डाटा होगा वो उसका कोई ना कोई फॉर्मेट होगा, मतलब उसकी कोई ना कोई टाइप तो होगी ही होगी। राइट, सो उसको कौन बताएगा, डाटा टाइप्स बताएंगे। ठीक है, सो इसको मैं अब अरेंजमेंट कर देता हूं और मैं डाटा टाइप को पहले लिख देता हूं और वेरिएबल्स को बाद में लिखता हूं, क्योंकि C+ के अंदर जब भी आपने लिखना होगा आप इसी तरह लिखोगे, पहला डाटा टाइप बताओगे और फिर उसके बाद वेरिएबल यूज करोगे। मतलब पहले आप डाटा की टाइप बताओगे, देन आप डाटा का नेम लिखोगे कि बेसिकली डाटा क्या है। ठीक है, सो मेरे पास डिफरेंट तरह के डाटा टाइप्स होते हैं जिनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले डाटा टाइप मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कमेंट के अंदर अगेन से, और मैं यहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट का यूज कर लेता हूँ ताकि आपको मैं हर एक चीज अच्छे से समझा सकूं और मुझे बार बार जो कमेंट ऐड ना करना पड़े। ठीक है,
सॉरी सही है यहाँ पे। तो ये मेरे पास मल्टी लाइन कमेंट जो है यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, देखें एक कमेंट मैंने यहाँ पे बैकस्लैश लगाई एक, और उसके बाद मैंने स्टैटिक का साइन लगाया, फिर मैंने यहाँ पे स्टैटिक लगाया और बैकस्लैश अगेन से लगा दी। अब ये मेरे पास एक स्पेस हो गई है मल्टी लाइन कमेंट की, जिसके अंदर मैं अपना मल्टी लाइन कमेंट्स ऐड करूंगा। ओके, सो अब यहाँ पे देखें तो मैंने जब सिंगल लाइन कमेंट किया था तो तब मैंने 2 बैकस्लैश लगाई थी, और आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम सिंगल लाइन कमेंट लगाते हैं तब हम 2 बैकस्लैश लगाते हैं, और जब हम मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं तब हमारे पास क्या तरीकाकार होता है कि हम कहीं से लेकर भी कहीं तक हमने कमेंट करना हो, हम उन चीज के अंदर सॉरी उस जगह तक हम इस चीज को क्लोज कर दें। मतलब जैसे हमने यहाँ पे बॉडी बनाई थी अपने प्रोग्राम की, सो हमने ये कर्ली ब्रेसेस लगाई थी 2, राइट। इन 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपने प्रोग्राम सारा राइट करते हैं अपना, मतलब जो भी आपका प्रोग्राम होता है वो सारा इस बॉडी के अंदर आप राइट करते हो। जब आप कमेंट करते हो तब आप क्या करते हो, मल्टी लाइन कमेंट जब आप करते हो तो उसका ये जो तरीका कार है आप इसके अंदर ही रहते हो, मतलब बैकस्लैश स्टैटिक से लेकर क्लोजिंग स्टैटिक और क्लोजिंग बैकस्लैश इसके तक रहती हो। आप इसे इस तरह समझ लो कि ये ओपनिंग है और ये इसकी क्लोजिंग है, तो इसकी ओपनिंग से लेकर इसकी क्लोजिंग के सेंटर में आपने अपना सारा कमेंट्स ऐड करना होता है। ओके, सो 4 टाइप की मेरे पास डाटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले हमारे पास होता है इंट, जिसे हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग शॉर्टली यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इंट के फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद मेरे पास होता है कैरेक्टर, इसे हम लोग यहाँ पे CHAR के नाम से यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास होता है फ्लोटिंग। ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पे फ्लोट के नाम से यूज करते हैं। फिर हमारे पास होता है बूलियन, जिसे हम लोग यहाँ पे बूल के नाम से यूज करते हैं। ठीक है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इन चीजों को शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूं कि बेसिकली ये टाइप्स एक्चुअल में क्या काम करती हैं। लाइक इंटीजर है तो आपको समझ आ रहा है कि इसको इंट के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन इसका काम क्या होगा, नंबर्स का डाटा स्टोर करवाना। करेक्टर है तो उसका काम क्या है, अल्फाबेट को स्टोर करवाना। ठीक है, फ्लोटिंग है तो उसका मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट को स्टोर करवाना, मतलब इशारे वाले नंबर को स्टोर करवाना। बुलियन है तो उसका मतलब है कि कंडीशन को स्टोर करवाना। ये आपने कहीं गेट्स वगैरह पढ़े हो तो आपको बुलियन वगैरह का शायद पता होगा, या ये बूल अब यहाँ पे शॉर्टली हम यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये बुलियन है। बुलियन बेसिकली ऑपरेशंस होती हैं गेट्स के अंदर, शायद आपने कहीं पे पढ़े हो फिजिक्स वगैरह के अंदर या मैथ वगैरह के अंदर। खैर इस बात को कभी इंशाल्लाह फिर करेंगे डिस्कस, लेकिन अभी के लिए ये 4 डाटा टाइप्स आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक है, फिर इन डाटा टाइप्स का कुछ ना कुछ साइजेस होता है, वो भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर सारा कवर करेंगे। सो आपने बस वीडियो कंप्लीट तक वॉच करना है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को लाजमी ऑल कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेरिएबल्स क्या चीज होते हैं, वेरिएबल्स बेसिकली कोई भी ऐसा नेम होता है जो कि आप यूज करते हो जब आपने डाटा को स्टोर करना होता है। ठीक है, तो वेरिएबल का नेम हम किस तरह रखेंगे, वेरिएबल का नेम आप एक सिंगल अल्फाबेट भी लिख सकते हो, आप कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट भी रख सकते हो, मतलब एक सिंगल वर्ड भी आपका वेरिएबल बन सकता है, और एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी आपका वेरिएबल बन सकता है। कैसे, मतलब मैं वेरिएबल्स को सिंपल एक एस वर्ड से भी बना सकता हूं, मैं कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट से भी बना सकता हूं, मैं मल्टीपल वर्ड्स को मिला के भी एक वेरिएबल बना सकता हूं। जैसे शान अली, तो ये 2 वर्ड्स हैं, शान एक अलग वर्ड है और अली एक अलग वर्ड है। ठीक है, सो इन 2 वर्ड्स को मिला के भी मैं वेरिएबल बना सकता हूं, मैं सिंगल वर्ड से भी वेरिएबल बना सकता हूं, मैं सिंगल अल्फाबेट से भी वेरिएबल बना सकता हूं। ओके, सो ये तो थे हमारे डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स। ठीक है, इनकी हेल्प से हम लोग डाटा को स्टोर करेंगे, डाटा को रिट्रीव करेंगे। ठीक है, अपनी पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, सो आई होप कि आपको इतनी चीजों की समझ आ चुकी होगी। ठीक है, फिर जब भी आपने प्रोग्राम को रन करवाना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है कंपाइल एंड रन के ऑप्शन में, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है मेरे पास F11। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इस तरह एक जना बॉक्स अपीयर होकर आएगा। सो इसको आप कहीं भी सेव कर सकते हो, जिस पीसी के अंदर जाके आप अपने पार्टीशंस के अंदर सेव कर सकते हो। अगर डेस्कटॉप के ऊपर रखना चाहते हो डेस्कटॉप के ऊपर रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है ना माई डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। ठीक है, तो माई डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे नाम रखा हुआ है ज़िशानल, तो वैसे यहाँ पे आपको ज़िशानल दिख रहा होगा, वैसे इसको माई डॉक्यूमेंट बोलते होते हैं। ठीक है, अगर आप विंडोज 6 के यूजर होंगे तो शायद आपको इस चीज का काफी अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि फाइल नेम क्या होता है। फाइल नेम बेसिकली कोई भी ऐसा नेम जो आप यूज कर रहे हो, जो कि आप अपनी सीपीपी फाइल के लिए यूज कर रहे हो, मतलब अपना कोड जो है इसके लिए जो फाइल बना रहे हो, एक्जी फाइल जो जनरेट कर रहे हो, उसके लिए हमने एक नाम देना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोग्रामिंग लेक्चर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोग्रामिंग लेक्चर। मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता हूँ, इसमें कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एज टाइप आपने देख लेनी है कि यहाँ पे C++ सोर्स फाइल और साथ में सीपीपी फाइल ही आपने यहाँ पे
इसको रखनी है, उसके बाद आपने इसको सेव करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर देखेंगे कि ये हेडर फाइल्स क्या होती हैं, रिसोर्स स्क्रिप्ट क्या होता है, आरसी क्या होता है, ठीक है, और अकेली सी हमारे पास क्या होती है। इंशाल्लाह हर एक चीज हम लोग सीखेंगे इसी कोर्स के अंदर। सो बस आपने हमारे साथ कंप्लीट एंड तक इस वीडियो को वॉच करते रहना है और हमारे कोर्सेज को भी कंप्लीट जो ज्वाइन करना है। ठीक है, सो यहाँ मैं इसको सिंपली सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो ये मेरे पास कंपाइल एंड रन हो चुका है। सो क्योंकि अब इस कोड के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने तो जो भी किया है वो सारा के सारा कमेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले होके नहीं आ रहा। जब भी कुछ भी डिस्प्ले होके आएगा वो यहाँ पे होके आएगा डिस्प्ले। ठीक है, जब भी कुछ डिस्प्ले होके आएगा तो वो इस एरिया के अंदर होके आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो डैशेस वगैरह दी गई हैं, इन डैशेस के ऊपर ऊपर होके आएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डाटा टाइप, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल एक छोटा सा कह लें कि प्रोग्राम बनाता हूँ और देन आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे इसको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी जगह घेर ली है, सो मैं यहाँ पे इसको कमेंट के बाद लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं जो चीज कमेंट कर चुका हूँ वो तो कंपाइलर को दिखेगी नहीं, तो वो कंपाइलर नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं को थोड़ा सा बताता चलूं कि सी प्लस एक केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लाइक इसकी नजर में ये एस एक अलग चीज है और ये एक एस एक अलग चीज है, क्योंकि पहला एस जो लिखा है वो मैंने कैपिटल में लिखा है, दूसरा एस जो लिखा है वो मैंने स्मॉल में लिखा है, तो आपने दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा था कि हमें डाटा टाइप डिफाइन करनी है, उसके बाद ही हमने वेरिएबल का नाम रखना है। ओके, सबसे पहले मैं डाटा टाइप यहाँ पे डिफाइन करता हूँ विच इज इंट, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल का सिंपली नाम रख देता हूँ जो कि मैं यहाँ पे एस रखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियलाइज किया जाता है डाटा टाइप को कि आपने उसको वैल्यू कहाँ सेट करनी है। ठीक है, उसको वैल्यू क्या इनिशियलाइज करो, इनिशियलाइज का मतलब कोई वैल्यू को साइन करना, वैल्यू देना। लाइक आप लोग मैथ के अंदर कुछ इस तरह करते हो, राइट, आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो, आप इसके अंदर भी इस तरह डायरेक्टली यूज कर सकते हो, एज यूर ऑन विश। ठीक, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आपका दिल करे। ठीक है, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, उसके बाद मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आपका दिल करे। ठीक है, दोनों ही सूरतों में काम एक ही हो रहा है, दोनों ही सूरतों में वैल्यू साइन हो रही है, लेकिन इसमें क्या है कि बस एक ही लाइन के ऊपर मैं करी जा रहा हूँ, इसके अंदर मैंने मल्टीपल लाइंस का यूज किया था, कोड ज्यादा बढ़ जाएगा, इस वजह से मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइन के ऊपर कर लूंगा। ठीक है, अब देखें जब भी आप कोड को डिस्प्ले करवाना होगा स्क्रीन के ऊपर, तब आपने एक चीज यूज करनी है, सी आउट, जिसे हम आउटपुट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली ये एस वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे बनाया था, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाटा टाइप ले ली, फिर मैंने वेरिएबल ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये जो इक्वल टू का साइन होता है इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने लगाया, उसके बाद मैंने इसको वैल्यू साइन कर दी 60। ठीक है, अभी अगर आप लोग मैथ से आए हो तो आपकी नजर में ये इस तरह जो है वो समझा जाता है। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये इक्वल टू नहीं होता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस चीज को इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कहें ना कि ए इक्वल टू बी, तो ये आपकी मैथ के हवाले से सही है कि ए इक्वल टू बी, लेकिन अगर मैं सी प्लस के हवाले से देखूं तो यहाँ पे वो कहेगा कि ए के अंदर बेसिकली बी स्टोर हुआ है। ठीक है, कि लेफ्ट साइड जो है उसके अंदर राइट हैंड की वैल्यू स्टोर है। ठीक है, सो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि सी प्लस के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस चीज को हम इक्वल टू बोलते हैं, हम इस चीज को इक्वल टू नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, के वैल्यू असाइन करना। ये बात अपने जहन में रखनी है क्योंकि बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं। सो यहाँ पे एस लगाऊंगा मैं सिंपली, और उसके बाद आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देना है। सेमी कॉलन बेसिकली लाइन टर्मिनेटिंग होता है कि किसी भी लाइन का एंडिंग पॉइंट होता है, और ये इसका सिंटैक्स होता है, इसको आप रद्द-बदल नहीं कर सकते, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जीक्यूट, कंपाइलर एंड शॉर्ट की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, F11 है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें 60 मेरे पास प्रिंट होके आ चुका है। मैंने आपको स्टार्ट में ही कह दिया था कि ये जो इतनी चीज होगी इसके अंदर ही आपका प्रोग्राम जो है उसका कोड जो है वो कंपाइल होके आएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास ये यहाँ पे ही देखें ये कंपाइल होके आया हुआ है। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आया हुआ है, और ये जो डैशेस हैं ये देखें यहाँ पे नीचे हैं। ठीक है, इन डैशेस के ऊपर ऊपर ही आपका कंपाइल होके आएगा जो भी आपका कोड होगा। ठीक है, ये जो डैशेस होती हैं इसको समझ लेना है आपने कि ये इसका एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जब आपका कोड बस इसके ऊपर ऊपर ही होगा, इसके नीचे नहीं आएगा। ओके, सो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ डाटा टाइप, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लिया है। अब मैंने जैसे आपको स्टार्ट में ही कहा था कि इंट जो है बेसिकली नंबर को शो करती है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इन टाइप का डाटा स्टोर किया है। आप ये काम नहीं इस जगह इसमें कर सकते कि अगर आपने यहाँ पे इंट लिखा है तो आप इसके अंदर जो है जी अल्फाबेट स्टोर करना शुरू कर दें। अब ये काम आप नहीं कर सकते, इसके अंदर एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि भाई इसका तरीकाकार ही नहीं है।
हर चीज को लिखने का अपना कार्ड यहाँ पे अलग अलग तरीका है। लाइक अगर मैं कैरेक्टर टाइप का मैंने डाटा स्टोर करवाना है, मतलब अल्फाबेट स्टोर करवाने हैं, कैरेक्टर स्टोर करवाने हैं, तो मुझे कैरेक्टर की डाटा टाइप यूज करनी पड़ेगी। मैं इंट की डाटा टाइप के अंदर कैरेक्टर की चीजें यूज नहीं कर सकता, कैरेक्टर स्टोर नहीं करवा सकता। समझ आ रही बात की? ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। अब देखिएगा, अब ये कंपाइल करेगा, लेकिन अब देखो ये 97 वैल्यू दे रहा है। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है? देखिए, जब आप कैरेक्टर को इन सिंगल कॉलन के अंदर लिखोगे तब ये एज अ नंबर काउंट किया जाता है, तब ये एज अ नंबर काउंट किया जाता है, और ये कोई भी ऐसी वैल्यू अपनी मर्जी से उठा के दे ही जा रहा है जो कि इसके अंदर पहले स्टोर हुई थी, जो कि इसकी गार्बेज वैल्यू है। अभी आपको गार्बेज वैल्यू की समझ नहीं आएगी, सभी के लिए आपने ये चीज याद रखनी है कि आप लोग जिस चीज की डाटा टाइप आप यूज कर रहे हो, आपने उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर डाटा स्टोर करवाना है। सही है? तो ये जब आप सिंगल कॉलन लगा देते हो किसी भी कैरेक्टर के दोनों तरफ, तो ये एज अ नंबर काउंट किया जाता है, तो इस वजह से ये इंटीजर के अंदर रन कर गया। लेकिन अगर आप कॉलन नहीं लगाते तो ये आपको एरर दे देता है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया और मैं अगेन करके दिखा रहा हूं आपको। किसी भी जगह पे एरर होगा तो वो लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखे रेड हो जाती है, ठीक है। और कंपाइलर के अंदर आप चेक करें तो कंपाइलर आपको बता रहा है कि आपने ये चीज गलत की है। ओके, सो अगर मुझे कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर करना है तो मुझे यहाँ पे कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा, और इसके साथ अगर आप ये कॉलन यूज नहीं करेंगे तो ये भी एरर दे देगा। सिंगल कॉलन अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ये भी आपको एरर देगा। एग्जीक्यूट कंपाइलर, सो मेरे पास देखिए एज है वो सक्सेसफुली प्रिंट होके आ चुका है, ठीक है। अगर आप इसके साथ भी ये चीज यूज नहीं करोगे तो ये भी एरर दे देगा, लेकिन ये तो इसका स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, सो इसके अंदर तो आप यूज करोगे ही करोगे। इसके अंदर नो डाउट आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर खैर आप इसको यूज नहीं करोगे, ठीक है। फ्लोट, फ्लोट क्या होता है? डेसिमल पॉइंट होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बता के हटा हूं कि ये डेसिमल पॉइंट होते हैं, तो इसके अंदर आप इशारे वाला नंबर स्टोर करते हो, लाइक 5.6 या समथिंग, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो। एक से ज्यादा वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। अब इसमें ये चीज भी नहीं है कि आप 2 से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्टली आप इस तरह स्टोर नहीं कर सकते। अब कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि कोमा डाल के डायरेक्टली स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो अभी देखिए क्या होता है, स्क्रीन पे एरर दे देता है। क्यों एरर दे देता है? क्योंकि इस तरह आप स्टोर नहीं कर सकते कोमा डाल के, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अलग से वेरिएबल एक और लेना पड़ेगा। किस तरह? मैं आपको लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्लोट एस और फ्लोट वाई ले लेते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मुझे एस को अलग वैल्यू देनी पड़ेगी, वाई को अलग वैल्यू देनी पड़ेगी, और अब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो अब मेरे पास क्या होगा कि मुझे 2 सी आउट यूज करने होंगे, क्योंकि मुझे 2 अलग अलग वेरिएबल को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सी आउट क्या करता है, किसी चीज को डिस्प्ले करवाता है। तो जब मैंने सी आउट एस किया तो इसका मतलब वो 4.6 तो दिखा देगा स्क्रीन पे, लेकिन वाई की जो वैल्यू है 6.5 वो नहीं दिखाएगा। इस वजह से मैं वाई को भी यहाँ पे सी आउट के अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अभी देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये मेरे पास देखें दोनों वैल्यूज ही आ चुकी हैं, लेकिन अभी इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं आई। उसकी वजह ये है कि मैंने स्पेस दी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा तभी ही इसके अंदर स्पेस आएगी। मैं यहाँ पे 2 लेस देन साइन लगा के, यहाँ पे डबल कोलन लगा के, डबल कोट आप इसे बोलते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस, एग्जीक्यूट कंपाइल रन करता हूँ। अब देखिएगा इसके अंदर स्पेस आ जाएगी दोनों के अंदर। देखें अभी यहाँ पे स्पेस ऐड हो चुकी है, ठीक। यहाँ पे ये स्पेस ऐड हो गई है। सो अब अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूं सी आउट वाई वाली को, तो अब देखिएगा क्या होता है। अब देखिए सिर्फ मेरे पास जो 4.6 है, जो कि एस के अंदर वैल्यू पड़ी है, वो शो होगी, 6.5 शो नहीं होगी। अब देखिए नहीं शो हुई। उसकी रीजन क्या है कि मैंने इसको कमेंट कर दिया है, मतलब इसको तो मैंने स्क्रीन पे दिखाया ही नहीं है। जिस चीज को आप सी आउट के अंदर नहीं लिखोगे उसको आप चाहे यहाँ पे यूज कर लो, वो प्रिंट होके नहीं आएगा। ये बात मेरी जहन में रखनी है। देखो ये यहाँ पे लिखा तो हुआ है, लेकिन जब तक सी आउट के अंदर मैं नहीं इसको कॉल करूंगा, ये प्रिंट आउट कुछ भी नहीं करवाएगा। सो इसलिए आपने लाजमी सी आउट के अंदर इसको लिख देना है। इज दैट क्लियर? सो अब हम यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी बुलियन की। तो बुलियन समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको एडवांस लेवल पे जाके, तो इस वजह से मैं इसकी यहाँ पे अभी के लिए बात नहीं करूंगा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा, बट अभी के लिए मैं इसको स्किप करवा दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं डिफरेंट साइज ऑफ डाटा टाइप्स, क्योंकि जितने ही ये जरूरी हैं आपके लिए अंडरस्टैंड करने, उतने ही आपके लिए साइजेस को समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको साइजेस की समझ नहीं होगी तो आप कभी भी इसको नहीं कर सकते, ठीक है। कि हर डाटा टाइप का अलग साइज होता है, जब तक आपको उसका नहीं पता होगा आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है।
देखें किसी जगह पे आपको कितने डाटा की जरूरत होती है, किसी जगह पे आपको कितने डाटा की जरूरत होती है। तो जब आप गलत डाटा यूज करेंगे गलत जगह के ऊपर, तब आपका प्रोग्राम के अंदर एरर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और आप एक प्रोफेशनली वे के अंदर प्रोग्राम को राइट नहीं कर रहे होते। जाहिर है एक प्रोफेशनल बंदे का तो काम यही होता है ना कि जितनी चीज की जरूरत है उतनी चीज इस्तेमाल करे। लाइक एक चाय है, ठीक है, अब आपने चाय बनानी है 1 कप, उसके अंदर आप 1 कप के हिसाब से चीनी डालेंगे या आप उसके अंदर आप 4 कप के हिसाब से चीनी डाल देंगे? आप यही कहेंगे कि एक अच्छा चाय बनाने वाला तो वही है जो कि चाय की मिकदार को देख के उसके अंदर चीनी डाल रहा है, राइट। तो मैं यही कहूंगा ना फिर एक्चुअली कि अच्छा प्रोग्रामर वही है जो कि डाटा टाइप्स को इस हिसाब से इस्तेमाल करे, इस हिसाब से इस्तेमाल करे उसके साइजेस को देख के कि वो एक अच्छा प्रोग्रामर लगे, पता लगे कि यार ये एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर है। ये ना हो कि वो हर जगह पे इंट का यूज कर रहा हो, ये ना हो कि हर जगह फ्लोट का यूज करी जा रहा हो। तो डिपेंड करता है कि बेसिकली कौन सी जगह पे किस चीज की जरूरत है, वहां पे वो इस चीज का यूज करे, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली डाटा टाइप के साइज जानना क्यों जरूरी है। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 डाटा टाइप के साइज बताता हूं ताकि आप इन फ्यूचर इसका यूज कर सकें, ठीक है। तो मैं अगेन यहाँ पे नीचे कमेंट्स के सेक्शन में चलता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कमेंट सेक्शन वापस आ गया, मैं इसके अंदर यहाँ पे अगेन लिखता हूँ डाटा टाइप साइजेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे चुका हूँ डाटा टाइप साइजेस की। अब इसके अंदर मैं डाटा टाइप के साइजेस बताऊंगा। सबसे पहले इंट, फिर कैरेक्टर, फिर फ्लोट और फिर बूलियन, राइट। सो इंट का बेसिकली जो साइज होता है वो होता है 4 बाइट। कितना होता है? 4 बाइट। 8 बिट मेक्स अ सिंगल बाइट, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज भी ध्यान में रखनी है। सॉरी 8 बाइट्स मेक अ सिंगल बिट, सॉरी मेरे से ही गलती हो गई, 8 बाइट्स को मिला के एक बिट बनती है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। सॉरी मुझसे पहले गलती से मिस्टेक से बोला गया था। अच्छा, और करेक्टर के अंदर मेरे पास होता है 1 बाइट, ठीक है। इसके साथ ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक सिंगल चीज है, ठीक है। फ्लोट के अंदर मेरे पास होती है 4 बाइट। उसके बाद बुलियन के अंदर मेरे पास होते हैं 1 बाइट, ठीक है। अब सम जगह पे बुल को यहाँ पे जो है ना वो कहते हैं कि इसके अंदर बाइट नहीं होते, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर डाटा स्टोर होता है तो उसकी कोई ना कोई जगह तो रिजर्व होती है ना। सो इसको 1 बाइट लिखना है। अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए तो आप कोशिश करेंगे वहां पे 1 बाइट जरूर लिखें, क्योंकि कोई भी डाटा जो है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है। अगर एक छोटे से छोटी वॉइस क्लिप भी है जो कि केबी के अंदर है, अगर वो भी स्टोर होने के लिए कोई ना कोई केबी का साइज ले रही है, तो मैं ये चीज कभी नहीं कहूंगा आपको कि बुलियन जो है वो बगैर बाइट के स्टोर हो रहा है। बगैर बाइट के कुछ भी स्टोर नहीं हो सकता, किसी ना किसी तरह का तो उसका साइज होगा ना। सो इसलिए कैरेक्टर और बूल दोनों को 1 1 बाइट दी गई है, ठीक है। उसके बाद इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस साइज के कि इसका साइज क्या है, ठीक है। लाइक अभी इंट का साइज क्या है 4 बाइट, ठीक है। लेकिन सम टाइम हमें ज्यादा डाटा की जरूरत पड़ती है, ज्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए, तो हमें साइज को डबल करना पड़ता है वहां पे। देखें इसके लिए हमारे पास 2 चीजें और आती हैं, एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग। अब इसके लिए मैं डिवीजन लिख रहा हूं। बेसिकली मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूं ऊपर इसकी कि डिवीजन हो रही है, फर्दर इसकी टाइप है, ठीक है। या आप डिवीजन समझ लें या आप टाइप समझ लें, जो आपको इजीली समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक शॉर्ट के अंदर और एक लॉन्ग के अंदर। दोनों की वर्किंग एक ही है कि नंबर स्टोर करवाना, लेकिन शॉर्ट जो है बेसिकली वो 2 बाइट्स का होता है। वो कितनी जगह स्टोर कर सकता है? 2 बाइट्स। लॉन्ग जो है बेसिकली ये 8 बाइट स्टोर कर सकता है। अब आपने साइजेस का ध्यान रखना है कि इंट के अंदर कितने बाइट्स है? 4 बाइट्स। शॉर्ट के अंदर कितने बाइट्स हैं? 2 बाइट्स। इसी तरह लॉन्ग के अंदर कितने बाइट्स हैं? 8 बाइट्स, ठीक है। कैरेक्टर जो है इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया गया। फ्लोट को बेसिकली फर्दर डिवाइड किया गया था डबल के अंदर, जिसके हमारे पास 8 बाइट्स होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर का बेसिकली हम एज अ स्ट्रिंग जरूर यूज करते हैं, लेकिन इसकी डिवीजन नहीं है ये। आप ये कह सकते हैं कि जब आपने ज्यादा मिकदार में डाटा स्टोर करना होता है तो वहां पे स्ट्रिंग का यूज करते हो, ठीक है। सो स्ट्रिंग की भी कभी इंशाल्लाह आपको फर्दर बाइट्स बताऊंगा मैं। बूल, बूल की बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिवीजन तो नहीं होती, क्योंकि ये तो सिंगल एक बाइट ही है। जिस चीज की है ये सिंगल के अंदर, तो उसके भी डिवीजन नहीं होती, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहां तक चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको इन चीजों को इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं शॉर्टली, ताकि आपको इन चीजों की समझ आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे पहले इंट के साथ एक नंबर को स्टोर किया था, इसी तरह मैं यहाँ पे शॉर्ट के साथ नंबर को स्टोर करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। इसके अंदर ब्लैंक लाइंस, ब्लैंक स्पेसेस इग्नोर होती हैं, सो आप इस चीज में टेंशन नहीं लीजिएगा कि मैं ब्लैंक लाइंस ऐड कर रहा हूं। ब्लैंक लाइंस मतलब इम्प्टी लाइंस, ठीक है। एग्जीक्यूट कंपाइलर। सो देखिएगा यहाँ पे जैसे मैंने कंपाइल किया मेरे पास 50 रिजल्ट आया है, जो कि मैं इंट के साथ भी लाया था पहले। जैसे मैं यहाँ पे इंट लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ,
इसको मैं अगेन कंपाइलर को पहले वाले को क्लोज करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास सेम रिजल्ट डिस्प्ले होकर आएगा। उसके अंदर देखो कोई चेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन मैंने किस चीज का देखा है, उसके साइज को देखा है। लाइक मेरे पास मिकदार में जो डाटा था वो बहुत कम था, क्योंकि डाटा तो था सिर्फ 50, ठीक है, तो डाटा बहुत कम मिकदार में है। लेकिन जब मैंने देखा कि इंट के तो 4 बाइट्स हैं, तो मेरी कितनी बाइट्स बच जाएंगी, तो इस वजह से मैंने एक अच्छी सोच रखते हुए मैंने क्या किया कि जब मुझे इतनी जगह चाहिए ही नहीं तो मैं इतनी जगह का यूज करूं ही क्यों, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट का लफ्ज यूज किया, शॉर्ट डाटा यूज किया, जिसके अंदर 2 बाइट से, तो मेरा काम चल गया। मैंने वहीं पे इसको लिख लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जिस चीज की जरूरत है मैं उसको अच्छे तरीके से वहीं पे इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है। अगर मुझे इसको 5000 तक भी अगर प्रिंट करवाना होगा तो हमेशा मैं शॉर्ट का ही यूज करूंगा, कभी भी मैं इनका यूज नहीं करूंगा, ठीक है। ये देखें 5000 भी मेरा प्रिंट होके आ चुका है। लेकिन अगर मैं इसकी मिकदार को थोड़ा और बढ़ा देता हूं, अब देखिएगा क्या होता है, अब देखिएगा क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी है आपने, देखिएगा अब यहाँ पे चीजें माइनस में आना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि भाई ये चीज इतनी कम है, ये चीज आपने यहाँ से लिखी है, तो ये चीज साइज होती है। तो अब यहाँ पे इंट जो है वो बेसिकली बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि साइज ज्यादा है, जगह डाटा जो है वो उसका अमाउंट ज्यादा है, और जो बाइट आपने यूज किया, डाटा टाइप यूज किया, वो कम जो है ना पॉइंट शो कर सकती है, तो इस वजह से ये चीज हो रही है। लेकिन जब मैंने इंट यूज किया तो देखो ये इसने इसको स्टोर कर दिया और माइनस वहां से खत्म हो गया। बेसिकली यही एक तल्लुक होता है, यही एक चीज समझने की होती है इसके अंदर कि बेसिकली बाइट्स क्या काम करती हैं, बाइट ने किस तरह डाटा को स्टोर करवाना होता है, यही एक मेन चीज होती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस चीज की समझ में आ गई होगी आपके जहन में, ठीक है। सो अभी हम बढ़ते हैं बैक टू द पॉइंट, बैक टू द टॉपिक, दैट इज इफ एल्स। ये मेरे कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको आज करवाना चाहूंगा इस लेक्चर के अंदर, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपने सी प्लस के अंदर ग्रिप कर पाए, ठीक है। सॉरी, इसको मैं यहाँ पे सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे इफ एल्स की, फिर लूप की, फिर स्विच स्टेटमेंट की, देन अरे की, पॉइंटर की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस की, पैरामीटराइज्ड फंक्शन की, क्लासेस की, ऑब्जेक्ट्स की, कंस्ट्रक्टर की, और देन लासेस डिस्ट्रक्टर की, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो कोशिश करूंगा मैं एक ही लेक्चर के अंदर आपको हर एक चीज कवर करवा दूं, बट अगर ना करवा पाया तो आप लोगों को फर्दर ऑन लेक्चर आ जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ एल्स की। इफ एल्स क्या होता है? इफ एल्स बेसिकली मेरे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, जहां पे 2 चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर यूज की जा रही होती हैं, वहां पे बेसिकली हम यूज करते हैं इफ एल्स का। जहां पे 2 चीजें एक ही क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर पूछ ली जाती हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स का। लाइक मैंने कहा कि आप इस जॉब के लिए तब सिलेक्ट हो सकते हैं, एक तो आपके मैट्रिक में जो मार्क्स हैं वो A+ से ज्यादा हों, और दूसरा जो आपकी एज है वो 20 ईयर से अबव हो। अब मेरे पास काम क्या है, एक है कि मैंने जॉब जो है ना वो किसी को देनी है, लेकिन मैंने उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स कितनी रखनी है, 2 से ज्यादा, ठीक है। तो यही चीज बेसिकली क्या होती है, कंडीशन होती है कि किसी चीज को अचीव करने के लिए उसके अंदर कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि बेसिकली ये काम आप तब भी कर सकते हो जब आपके साथ आपके पास ये चीज हो, आपके पास ये चीज हो, ठीक है। मतलब मैंने 2-3 मल्टीपल कंडीशंस लगा दी हैं जस्ट एक चीज के लिए, ठीक है। अब यहां पे इस चीज को मैं प्रैक्टिकली भी आपको समझाता हूं कि ये किस तरह हम लोग करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। यहां पे सबसे पहले आप लोग यहां पे इफ का कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहां पे लगाएंगे पैरेंथेसिस। इन पैरेंथेसिस के अंदर आपने देना होगा बेसिकली कंडीशन। कंडीशन क्या होती है कि कोई भी चीज जो आप इसके अंदर एज अ कंडीशन ले रहे हो, जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी एज वगैरह और आपकी मार्क्स वगैरह इस चीज से ज्यादा होंगे तभी आपको ये चीज मिलेगी या तब आपको ये जॉब मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास होता है बॉडी ऑफ स्टेटमेंट। मैं हर चीज को कमेंट कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद ये कंडीशन जो है इसको मैं कमेंट कर लेता हूं, क्योंकि इसमें यहाँ पे आप कंडीशन नहीं लिखोगे, इसमें आप बेसिकली एक्चुअल कंडीशन लिखोगे, कंडीशन का जो लफ्ज है वो नहीं आप लिखोगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप कर्ली ब्रेस लगाओगे, सही है, और यहाँ पे आप कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दोगे, ओके। सो अभी क्योंकि ये ऑलरेडी सारी लाइन कमेंट हो गई है तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे इस पे इंटर दबा देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन पे आ जाए, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हम इसको राइट करेंगे।
ठीक है। अब ये चाहे आप कर्ली ब्रेस यहाँ पे लगा लें, चाहे आप यहाँ पे लगा लें, तो आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि यार ये सर ने कर्ली ब्रेस यहाँ पे लगाई, हमने समटाइम देखा था तो कर्ली ब्रेस न्यू लाइन पे ऐड की हुई थी। ये आपकी अपनी मर्जी है, मैंने ऑलरेडी कहा चुका हूँ। ब्लैंक स्पेसिस, ब्लैंक लाइंस इग्नोर कर दी जाती हैं सी प्लस के अंदर। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें मोस्टली इग्नोर ही हो रही होती है। सो आप इस चीज़ को काइंडली अपने जहन से निकाल दें, ठीक है। अब एक बात आपने जहन में रखनी है, जब भी आप इफ का यूज कर रहे होंगे, आपका ये बॉडी ऑफ स्टेटमेंट तब काम करता है जब आपकी ये गिवन कंडीशन ठीक होती है। अगर आपकी गिवन कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो आपका ये बॉडी ऑफ स्टेटमेंट काम कभी भी नहीं करेगा। ये बात अपने जहन में आपने बिठा लेनी है। लाइक मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे दो नंबर्स ले लेता हूं, ठीक है। 20 ग्रेटर देन 18, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ऐसे लिखी भी रहने देता तो खैर थी, कोई मसला नहीं था। ये मैंने एक डबल कोट के अंदर एक स्ट्रिंग कहने समझ लें बना दी एक तरह की। इसे आप एक तरह की स्ट्रिंग समझ लें कि कोई भी लाइन जो आप सी आउट करवाना चाहते हो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज। मैंने लेकिन आपको ऑलरेडी बात बता दी कि ये लाइन तब एग्जीक्यूट होगी जब ये गिवन कंडीशन ठीक होगी, ठीक है। एग्जीक्यूट कंपाइलर, और सॉरी मैंने रीबिल्ड डाल कर दिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मिस्टेक से किया है, सॉरी। कंपाइलर रन करना था मुझे यहाँ पे। सो उसने कहा 20 इज ग्रेटर देन 18। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, 20 ग्रेटर देन 18 है या नहीं है यार? है या नहीं है? बिल्कुल है सर। क्यों है? क्योंकि भाई 20 तो 18 से बड़ा ही है ना। तो मैंने क्या कहा कि जब गिवन कंडीशन ठीक होगी तो ये चीज ऑटोमेटिकली काम करेगी। अगर आप ये कंडीशन रॉन्ग कर दे तो ये ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगी। थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, थोड़ा सा और चीज और तरीके से समझ लेते हैं। किस तरह जी? मैं यहाँ पे ना दो वैल्यूज ले लेता हूँ, ठीक है। किस तरह? y को इसको मैं देता हूँ 50, y को मैं दे देता हूँ y को भी मैं यहाँ पे, क्योंकि पहले मुझे डाटा टाइप को डिफाइन करना होगा ना, मैं किस चीज का डाटा स्टोर कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे देता हूँ 42 लिख देता हूँ, ठीक। अब कोई भी ऐसे वैल्यू लिख सकते हो, मैं जस्ट आपको बताने के लिए। सो अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूं x लेस देन y, अब देखिए क्या होता है हमारे पास। सो मैं यहाँ पे देता हूँ x इज लेस देन y। ओके, सो अब ये गिवन कंडीशन रॉन्ग है। ये चीज आपको भी पता है कि गिवन कंडीशन रॉन्ग है, और ये मुझे भी पता है ये रॉन्ग है। अब क्या होता है, देखते हैं भी क्या होता है। प्रोग्राम ने कुछ भी डिस्प्ले ही नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मैंने कहा कि जब ये गिवन कंडीशन ही रॉन्ग हो गई है तो भाई ये क्यों कुछ डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि मैंने तो कुछ सी आउट के अंदर लिखा ही नहीं है। और मैंने तो ऑलरेडी बात कर दी कि जो चीज सी आउट में लिखोगे वो ही यहाँ पे डिस्प्ले होनी है इस जगह पे ऊपर। और जो जब कोई चीज है ही नहीं सी आउट के अंदर तो डिस्प्ले क्या हो? अब क्या करना है हमें, यहां से कर्ली ब्रेस के बाद हमने एक सी आउट कर देना है। कौन सा? यूजर को समझाने के लिए कि एक्स इज सॉरी वाई इज, मैं अपनी मर्जी से यहां पे लिख रहा हूं कि वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। अभी कंपाइलर रन करते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। सो अभी मेरे पास आना चाहिए ना वाई इज ग्रेटर देन एक्स। सो देखते हैं क्या होता है। सो बिल्कुल आया वाई इज ग्रेटर देन एक्स, जो कि आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि भाई फॉर की तो कंडीशन, सॉरी इफ की तो कंडीशन ही रॉन्ग थी, राइट। सो ये तो डिस्प्ले होने से रही क्योंकि ये तो इन कर्ली ब्रेस के दरमियान थी, और ये कर्ली ब्रेस तब काम करनी थी जब ये ठीक होती। अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूं, एक्स ग्रेटर देन वाई कर दूं, तो अब ये लाइन को कंपाइल नहीं होना चाहिए और इस लाइन को स्क्रीन पे आना चाहिए, राइट। एग्जीक्यूट कंपाइलर, और वही कुछ हुआ ना कि x इज लेस देन y, y इज ग्रेटर देन x। लेकिन अब बात सोचने की ये है कि अब ये फिर कंपाइल हो जा रहा है। अब ये कंपाइल क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई ये तो सी आउट होगा ही होगा इसके साथ। अब उसकी रीजन क्या है? क्योंकि भाई यहाँ पे इसने कंडीशन नहीं बनाई सही। इसकी कंडीशन किस तरह बनाते हैं कि अगर आप अगेन से इफ लगाएं तो अगेन आप क्या यूज करें? इफ, ठीक है। अगेन से आप क्या यूज करें? इफ यूज कर लें, या आप इस तरह यूज कर लें एल्स। इसके अंदर इसे फेंकें। इसका सही तरीकाकार ये होता है, ऐसे अगर आप डायरेक्टली यूज करेंगे तो जब ये वो चीज यूज करेगा इसको आप डायरेक्टली ये भी यूज कर देगा, क्योंकि ये तो सी आउट है, इसने तो प्रिंट होना ही होना है। एग्जीक्यूट कंपाइलर, अब देखो अब सिर्फ एक चीज प्रिंट होके आई है कि एक्स इज लेस देन वाई। अब ये एल्स वाला काम नहीं करा। क्यों? कि भाई जब पहले क्या हो रहा था कि जब प्रोग्राम यहां से निकल रहा था इस बॉडी से, तो उसने तो जो नेक्स्ट लाइन देखनी है उसको कंपाइल करना ही करना है। लेकिन हमने इसका क्या हल निकाला
कि हमने सिक्के के दो रुख बना लिए कि भाई अगर सिक्के के अंदर चांद नहीं आ रहा तो सितारा तो आएगा ही आएगा, कि अगर ये चीज ठीक हो जाती है तो ये चीज प्रिंट कर दो, अगर ये चीज ठीक नहीं होती तो एल्स वाली चीज प्रिंट कर लो। बेसिकली इफ और एल्स दो चीजें हैं जो कि एक ही सिक्के की हैं, ठीक है, मतलब एक ही जगह के, एक ही नाम, एक ही समझ लें एक काम के दो अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है, कि अगर तो एक क्वेश्चन के अंदर इफ काम करेगा तो ठीक, अगर इफ काम नहीं करता तो उसी क्वेश्चन के अंदर एल्स काम करेगा। इफ का मतलब क्या होता है अगर, और एल्स का मतलब क्या होता है ताहम, कि अगर काम नहीं करेगा तो ताहम काम करेगा। कि यार अगर दो खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पहला खिलाड़ी जीत जाएगा या दूसरा खिलाड़ी जीत जाएगा, मतलब या तो पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो पाकिस्तान जीत जाएगा या इंडिया जीत जाएगा, राइट। सो समझ लो मैंने पाकिस्तान को यहाँ पे इफ बना दिया और इंडिया को यहाँ पे एल्स बना दिया, आपने समझने के लिए, जैसे आपके समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो अगर पाकिस्तान जीत गया तो ये पहली लाइन प्रिंट हो जाएगी, अगर पाकिस्तान ना जीता तो क्या प्रिंट होगा, एल्स प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि भाई दोनों में से हमेशा एक ही इंसान है जीतना है, दोनों इंसान कभी भी आपस में खेलते हुए जीत नहीं सकते। बेसिकली यही चीज है कि दोनों एक बार में जीत नहीं सकते, तो या तो इफ चलना है या एल्स चलना है, दोनों कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। ये बात आपने जहन में रखनी है, सही है। तो पहला टॉपिक जो कि हमारे लेक्चर का था इफ एल्स वो यहाँ पे कवर हो चुका है, ठीक है।